नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की सीरीज़ में। ये जो सीरीज़ होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक्टिव डायरेक्टरी टॉपिक जो है ये ऑलमोस्ट आज की तारीख में हर एक पर्सन के लिए ज़रूरी है। बाद में इसके लिए अगर मान लो आप एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की तैयारी कर रहे हैं, आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। आपको सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कंप्लायंस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर आप रेड टीमिंग या ब्लू टीमिंग में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर जो बेसिकली सीखना चाह रहा है एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, विंडोज़ में कितने सर्वर्स होते हैं और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी वो क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, प्रैक्टिकली कैसे कन्फिगर करा जाता है, उसके बारे में जो सीखना चाह रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड की बात करूं मैं, जो माइक्रोसॉफ्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट अडोप्टेबल प्रोडक्ट है। मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनी जो है ना इसको अडॉप्ट कर रही है। और अगर आप देखेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विंडोज सिस्टम जो है ना आमतौर पे आपको मिल जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम सेल्स से लेके कोई भी टेक्निकल हेड तक विंडोज सिस्टम चलाता है। तो क्या नीड पड़ी एक्टिव डायरेक्टरी का और क्या इसका पर्पस है, ये हम जानेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। कैसे ये इन्वेंट हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से ये प्रॉब्लम्स जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के सॉल्व करता है। और आपने देखा होगा कि आज तारीख में ऐसी कोई सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जहाँ पे हम MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट यूज़ नहीं करते। तो उस कंडीशन में ये टॉपिक जानना हर एक आई टी पर्सन के लिए ज़रूरी है, ताकि उसको पता चल सके कि भाई एक्टिव डायरेक्टरी भी नाम की कोई चीज़ होती है। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हमारा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं हूँ तपन कुमार झा, आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर और SC100 और SC900 सर्टिफाइड। तो आज बात करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरीज के बारे में। बट पहले इसको स्टार्ट करें इस टॉपिक को, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि भाई ये एक्टिव डायरेक्टरी आया कहाँ से, कौन से प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाने के लिए सोचा क्यों। ठीक है, अगर बात करूँ डायरेक्टली, आप जाएँ यहाँ पे पेंट ओपन करते हैं। यहाँ ओपन करने का दिख रहा होगा आपको। तो जैसे लेट सपोज कि पुराने टाइम में हम लोग जब कंप्यूटर यूज़ करा करते थे, कंप्यूटर में सिंपल सा होता है कि यूज़र नेम पासवर्ड सप्लाई करना। यूज़र नेम डाला आपने, पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, जब आप ये यूज़र नेम पासवर्ड हमारे सिस्टम में सेट करते हैं, दिखाता हूँ मैं सिस्टम में सेट कैसे करते हैं। आप यहाँ पे जाएँ, आप अपने कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में जाने के बाद एक सेकेंड, ठीक है, कंप्यूटर में जाते हैं आप। कंप्यूटर में जाने के बाद आपके पास कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सर्च में जाके आप टाइप करते हैं कंट्रोल पैनल। जब विंडोज़ पहली बार आपने सेटअप करा है तो उस टाइम बता रहा हूँ मैं क्या कर रहे हैं, सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, ताकि कोई और अदर यूज़र आपके सिस्टम का एक्सेस ना ले ले। उसके लिए सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हमने क्या करा है कि हम हमारे सिस्टम के ऊपर लगाते हैं पासवर्ड। तो यूज़र अकाउंट मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यूज़र अकाउंट पे गया मैं, एक सेकेंड, यूज़र अकाउंट पे गया मैं। अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा मेरा अकाउंट सेटिंग्स चेंज करने का ऑप्शन। और यहीं पे आता है कि मुझे अपना पासवर्ड क्रिएट करना ही नहीं करना। ठीक है, एक सेकंड इसको हटाता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा कि क्रिएट योर ओन पासवर्ड, वो सब चीज़ आ जाएगा आपका। यहाँ पे मैंने जो क्रेडेंशियल्स आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा नॉर्मल सिस्टम्स के अंदर। अब आपने बोला तपन भाई ये तो ठीक है, नॉर्मल चीज़ जो है ना यार, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर जाके हम लोग कंट्रोल पैनल में जाके हमारे यूज़र नेम पासवर्ड, मतलब हमारे पासवर्ड को हम सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। अब बाहर से कोई बंदा जो है ना हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर कोई दूसरा बंदा मेरे सिस्टम पे बैठने के बाद भी एक्सेस नहीं कर सकता। उसका रीज़न है कि भाई, क्योंकि एक मिनट, उसका रीज़न है कि भाई मैंने उस पर लगा रखा है मेरा पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के बाद ही वो एंटर कर पाएगा मेरे सिस्टम के अंदर। तो अब ये जो पासवर्ड है, आपने देखा होगा कि अगर मैं नेट से कनेक्टेड नहीं हूँ तब भी चलता है। तो मतलब कि अगर मैं नेट से कनेक्टेड नहीं हूँ तब भी ये पासवर्ड मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। तो हमारे सिस्टम में एक फाइल होती है .sem फाइल, इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर फाइल। इस फाइल में जाके ये जो हमारा पासवर्ड है स्टोर होता है। अब बता दूं मैं आपको कि पासवर्ड जो है वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होता, क्योंकि ये राइट प्रैक्टिस नहीं होती है। हम सब जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अब ये पासवर्ड जो स्टोर होता है ये होता है हमारे पास। जो माइक्रोसॉफ्ट है जब आपसे पासवर्ड देता है पहली बार, तो उसको उसके लिए उसके पास दो प्रोटोकॉल है, LM और NTLM। इन प्रोटोकॉल का यूज़ करता है और पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करता है, और हैश में कन्वर्ट करके कहाँ स्टोर कर देता है उसको, सैम फाइल में। तो इस तरीके से बेसिकली इसकी जो वर्किंग है चलती है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि भाई हमारे कंप्यूटर में एक सैम फाइल बना रखी है जिसमें प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड स्टोर नहीं होता है। उसके लिए विंडोज़ ने अपना एक प्रोटोकॉल बना रखा है LM और NTLM।
उसमें वो डालता है, वो मेरे पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करता है, सेम फाइल में स्टोर करता है। जितनी बार मुझे जब भी लॉगिन करना होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, डालता हूँ मैं, लॉगिन करता हूँ अपना डाल डाल के पासवर्ड, वो उसको NTLM और LMHA के थ्रू कन्वर्ट करता है हैश में, दोनों कंपेयर करता है, अगर पासवर्ड सही होता है तो ही वो अकाउंट ओपन करता है। तो ये तो समझ में आया कि भाई हाँ ठीक है, मेरे कंप्यूटर में सिक्योरिटी के लिए मैंने इसको यूज़ करा। पर क्या होगा अगर आपके नेटवर्क में एक सिस्टम नहीं है, आपका सर्वर यहाँ पे, सॉरी, आपके सिस्टम, आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स, एक ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके आपने बहुत सारे सिस्टम बना लिए। ये सब कंप्यूटर सिस्टम है जो आपके नेटवर्क के अंदर ही है। अब आप एज एन IT मैनेजर, आपको इन सब को मैनेज करना है। कोई एम्प्लॉय कभी ज्वाइन कर रहा है, कभी छोड़ के जा रहा है, हो सकता है कि 3-4 बिल्डिंग हो और आप अकेले IT मैनेजर हो, IT एडमिन हो आप, तो उस कंडीशन में आपको सबके यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना, रीसेट करना, और हो सकता है कोई कंप्यूटर पे अपना पासवर्ड ही भूल जाए लगा के, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि मैं सिस्टम को फॉर्मेट कर दूंगा। पर क्या फॉर्मेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व होएगी? पासवर्ड चेंज करना था आपको, आपने फॉर्मेट कर दिया, डेटा जो रखा होता वो भी गायब हो गया। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि भाई ऐसे तो यूज़र नेम यूज़र्स को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि भाई अगर मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, तो क्यों ना ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक बनाता हूँ, एक एक्टिव डायरेक्टरी, AD। AD सर्वर का काम क्या होता है? ये जितने भी यूज़र होता है उससे जुड़ता है। अब आपने क्या करा, AD सबको जोड़ दिया, ये सब के सब जुड़ गए, जुड़ के कर क्या रहा है ये, जोड़ दिया। और इसी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक डेटाबेस बनाया अपन ने, क्या बनाया, डेटाबेस बनाया। उस डेटाबेस में स्टोर करता हूँ मैं सारे यूज़र नेम पासवर्ड, और भी मुझे बहुत सारे काम जो करने हैं वो यहीं पे करूँगा। मतलब मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड आ गया, आप किसी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, यही आपका ऑथेंटिकेशन मैनेज कर रहा है, यही आपको चेक कर रहा है कि आप यूज़र वेरीफाइड है नहीं है। उसके बाद उस यूज़र को क्या परमिशंस देनी है वो सब मैंने इस पर सेट कर दी। तो ये हो गया हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर, जिसके थ्रू मैं यूज़र्स, जो नेटवर्क में यूज़र्स हैं, उन कंप्यूटर सिस्टम्स को, नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज कर सकूँ, कंट्रोल कर सकूँ। इसके लिए हमने बनाया एक्टिव डायरेक्टरी। आते हैं स्लाइड्स के ऊपर। व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है? सेंट्रलाइज डायरेक्टरी सर्विसेज। ये क्या है? सेंट्रलाइज डायरेक्टरी सर्विसेज। किसके लिए? बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसको। मतलब अगर मैं चाहूँ दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करना, तो मैं नहीं कर सकता। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी है। क्या करने के लिए? यूज़र को मैनेज करने के लिए, क्योंकि यूज़र का इशू था, हर कंप्यूटर को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने बना दिया एक एक्टिव डायरेक्टरी। उस सिस्टम पे मैं सारी चीज़ें बना दूंगा, सारे यूज़र वहीं क्रिएट करूंगा, तो मुझे मैनेज करना, इनेबल करना, डिसेबल करना, लॉक करना, पासवर्ड चेंज करना, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, सारे काम हो गए मेरे एक सिस्टम पे। कंप्यूटर्स को मैनेज करना, इवन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए मैंने AD का यूज़ करा। अब इसको हम समझते हैं डेटाबेस है आपके नेटवर्क का। नेटवर्क में डिवाइसेस बहुत सारी है, उन सबकी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर कर रखी है आपने? AD के ऊपर, एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। तो ये डेटाबेस की तरह हो गया। अब समझते हैं इसकी नीड क्या पड़ी। भाई मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, अगर मैं यूज़ करता AD, तो मेरा क्या इशू हो रहा था? तो पहली बात, सबसे बड़ा जो इशू था वो था सेंट्रलाइज्ड यूज़र एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे यूज़र्स हैं, इनको मैनेज कैसे करूँगा एज एन IT एडमिन में? तो बोला कि एक सेंट्रलाइज यूज़र मैनेजमेंट के लिए हमने बनाया है एक्टिव डायरेक्टरी, जिसका यूज़ करते हुए आप आराम से नेटवर्क में यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। सेकंड मैंने बनाया कि भाई रिसोर्स को मैनेज, क्योंकि रिसोर्स बहुत सारे हैं, कोई फाइल शेयर करनी है, कोई सॉफ्टवेयर मुझे शेयर करना है, सोर्स कोड शेयर करना है मुझे ग्रुप के अंदर, और मुझे चाहिए कि मेरे जो यहाँ यूज़र्स हैं वो सब एक बार में एक्सेस ले लें, मुझे सब में जाके करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस चीज़ के लिए मैंने इसको बना दिया। अब वन लॉगिन फॉर मल्टीपल सर्विसेज, मेरे को वन लॉगिन करना है ताकि मैं और भी सर्विसेज जो है उसको अवेल कर सकूँ, उसके लिए बना दिया सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन? यूज़र मैनेजमेंट का, कंप्यूटर मैनेजमेंट का, रिसोर्स मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई कर सकूँ मैं इस सर्वर के थ्रू। तो इसकी वजह से एक्टिव डायरेक्टरी को लाया गया। अब आपके सामने एक थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम। अब डायग्राम में दे रखा है यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट स्ट्रक्चर।
अब आप बोल रहे हो तपन भाई क्या एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ाते पढ़ाते कहाँ पहुँच गया फॉरेस्ट डायरेक्टरी पे। तो फॉरेस्ट जो है ना बेसिकली क्या है कि आप देखो जंगल जो होता है, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं और उन पेड़ों को मिला के ही हम जंगल बोलते हैं ना। जंगल क्यों है? क्योंकि वहाँ पेड़ बहुत सारे हैं और उन पेड़ों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहीं पे कुछ फ्रूट्स होंगे, कहीं पे कुछ फूल होंगे और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें की। तो ऐसे ही पूरा हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी है ना वो बनता है। आपको एक्टिव डायरेक्टरी समझने से पहले आपको ये हायरार्की समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस हायरार्की को समझ में, अब देखो ये पूरा कंप्लीट यही नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं, पर अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपने काफ़ी बड़ा काम जो है समझ लिया। चलो चलते हैं पेंट के ऊपर, समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। ये हायरार्की कहता क्या है? तो हायरार्की जो है ये कैसे काम करता है? ये पूरा है, दिस इज वन फॉरेस्ट। ऐसे दो फॉरेस्ट बना दिए मैंने, तो मोर देन वन भी हो सकते हैं। फॉरेस्ट वन, ये है फॉरेस्ट टू, ठीक है। फॉरेस्ट वन फॉरेस्ट टू हो गया। अब करना क्या फॉरेस्ट वन फॉरेस्ट टू के अंदर? इसके अंदर होते हैं हमारे बहुत सारे डोमेन। एक डोमेन ये, डोमेन ये, डोमेन ये, ठीक है। एक ये हो गया, एक अपन इधर बना लेते हैं, डोमेन ये, डोमेन ये और डोमेन ये। ऐसे ही यहाँ पे एक डोमेन, इधर ये डोमेन और एक यहाँ डोमेन, ठीक है। ये डोमेन है। अब ये जो डोमेन है ये आपस में लिंक्ड होते हैं। दिख रहा होगा आपको ऐसे, और ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि एक ग्रुप ऑफ मेरे ये जो है यूजर्स, ये मेरा एक ट्री फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये मेरा डोमेन है, डोमेन हो गए मेरे। अब डोमेन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, वो सब बताऊंगा मैं अभी, आगे अपन सीखेंगे। और इस डोमेन के अंदर क्या होता है हमारे पास, ओ यूज। ओ यूम हो गया, एक हो गया हमारा यूजर, और एक हो गया हमारा नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। अब इन ओ यूज के अंदर आप क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बोलते हैं इसको अपन। इसके अंदर भी बहुत सारे यूजर एजेंट्स वगैरह अपन को जो डालने हैं वो अपन ऐड कर सकते हैं, यूजर बनाने हैं आपको तो वो बना सकते हैं। ये एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर है, मतलब कि फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास, ट्रीज होते हैं। ट्रीज के अंदर एक एक शाखाओं पे क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं। उन डोमेन्स के अंदर आता है हमारे पास ओ यू, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ठीक है। अब इससे पहुंचते हैं इसके पास। अब समझते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा सेम वही दे रखा है। हमारे पास फॉरेस्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डोमेन, यहाँ डोमेन और यहाँ डोमेन, तीनों को जोड़ा तो क्या फॉर्म कर दिया, ट्री फॉर्म कर दिया। और इनके अंदर क्या होता है हमारे पास, हर डोमेन के अंदर ओ यूज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स। इस तरीके से बेसिकली आपका जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी छोटा सा काम करता है। अभी क्या होता है, ये बेसिकली हिरारकी होती है जिसके हिसाब से हम लोग हमारे एक्टिव डायरेक्टरी को सेट करते हैं। अब समझते हैं कि हमारा व्हेन डिड द एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्ट, ये स्टार्ट कब हुआ, मतलब कि ये इश्यूज कब आना शुरू हुए थे और ना कब से इसका अपन इवॉल्व करते करते अपन कौन से वर्जन पर आए अभी। तो बाद में आपको ये रिलीज जो हुआ था ना, वो रिलीज हुआ था 2000 के अंदर, 2000 में। इसलिए इसका जो वर्जन है ना विंडोज सर्वर का, वो 2000 रखा गया हमारा, विंडोज सर्वर 2000 रखा गया। और इसको रिप्लेस करा गया था विंडोज NT 4.0 डोमेन सिस्टम से। तो पहले जो है ना विंडोज डायरेक्टरी, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी से पहले अगर बात करूँ मैं, तो हमारे चलते थे क्या, विंडोज NT के 4.0 के डोमेन सिस्टम चलते थे पहले। उसके बाद हम लोग क्या लेकर आए, हमारे पास एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग लेकर आए हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी लेकर आए। अब डायरेक्टरी के बाद दिख रहा होगा विंडोज सर्वर, फिर 2023, 2023 R2, विंडोज सर्वर 2008, 8 के अंदर भी 8 R2, और फिर 2012। ऐसे करते करते हम लोग 2022 तक आ गए अभी फिलहाल, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी है ना वो ऐसे हिस्ट्री से ऐसे उठते हुए आया हमारे पास, और हर बार कुछ ना कुछ नया ऐड करते चले गए। अब पहली बात तो किसने इन्वेंट करा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये,
कि बनाने वाला कौन है, क्या ये एक्टिव डायरेक्टरी में किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकता हूँ क्या मैं? तो पहले आप समझ लीजिए कि ये डेवलप्ड करा है माइक्रोसॉफ्ट ने, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ये, मतलब प्रोप्राइटरी सर्विस है ये एक्टिव डायरेक्टरीज। साथ में ये यूज़ करता है एलडैप को, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल के थ्रू ही कोई भी सर्विस काम करती है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि मैंने सिस्टम में अपाचे सर्वर चला रखा है, तो अपाचे सर्वर में क्या हो क्या रहा है, तो वहाँ पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी बना रखा है, तो वहाँ पे मैं एलडैप का यूज़ कर रहा हूँ या फिर X500 स्टैंडर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे को हेल्प करता है यूजर्स को मैनेज करने के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सारे वर्किंग परफॉर्म करने के लिए। और इवोल्यूशन देखूँ मैं इस चीज़ का एक्टिव डायरेक्टरी का, भाई कैसे कैसे इसके अंदर हमारे पास फीचर्स जो है ना ऐड होते चले गए। अगर मैं बात करूँ विंडोज सर्वर की, तो विंडोज सर्वर जो 2000 था, उसके अंदर इनिशियल वर्जन आया था विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी का। फिर 2003 के अंदर हम लोग क्या लेकर आए, फॉरेस्ट डोमेन फंक्शनल लेवल्स लेकर आए कि हमारे पास एक हिरार्की आ गई कि भाई इसके थ्रू भी हम लोग काम करेंगे। उसके बाद 2008 और 12 के अंदर रिसाइकल बिन और पासवर्ड पॉलिसीज आई हमारे पास, जिसके थ्रू हमने पॉलिसीज बनाना शुरू करा। 16 वाले के अंदर एजोर एडी इंटीग्रेशन आ गया, मतलब कि जब 2016 तक क्लाउड काफ़ी मैच्योर हो चुका था और काफ़ी लोग इसको अडॉप्ट कर चुके थे। मतलब कि अगर आपने कहा स्टार्टिंग में जब क्लाउड सर्विसेज स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे एक सेचुरेशन था कि भाई एक है ना प्री डिफाइंड सर्विसेज नहीं है हमारे पास। मैं बोल दूं कि भाई क्लाउड ये सीख लो तो इससे काम तुम्हारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं था। जब मार्केट में एजोर आया, ठीक है ना, AWS आया, गूगल क्लाउड आया, तो फिर एक थोड़ा सा मार्केट जो है ना स्टेबल हो गया कि अब ये सीख के हमारा काम चल जाएगा। ठीक बात है। तो बेसिकली वो चीज़ था। तो 2016 के अंदर एजोर के अंदर एडी इंटीग्रेशन आ गया। तो अब फिर ये हाइब्रिड मॉडल पे काम करना शुरू हुआ 2022 के अंदर। देखिए आप, तो यहाँ पे हाइब्रिड क्लाउड आ गया, TLS 1.3 आ गया आपका, SMB ओवर क्यूक आ गया हमारे पास। तो ये सब जो इंटीग्रेशंस और फीचर्स जो है ना, वो धीरे धीरे हमारे वर्जन के हिसाब से ऐड होते चले गए। तो अगर मान लो आप 2016 के पहले वाला वर्जन 2012 वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे एज्योर का एडी इंटीग्रेशन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। अगर आप 2016 के पहले वाला वर्जन 2016 यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हाइब्रिड क्लाउड नहीं है आपके पास। समझ में आ रहा है आपको? ट्राई करें कि लेटेस्ट सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, अब समझते हैं कोर कॉन्सेप्ट के बारे में, जो मैंने रिसेंटली आपको एक्सप्लेन करा। कोर कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी का? तो पहले यहाँ पे देखो, देख क्या दे रखा है हमारे पास, एक डोमेन दे रखा है। डोमेन नजर आ रहा होगा आपको, ये डोमेन है। और इससे पहले भी फॉरेस्ट है हमारा, ठीक है ना। फॉरेस्ट जो है बेसिकली वो क्या है आपका, फॉरेस्ट और ट्री जिसे बोलते हैं अपन, ये एक आपका लॉजिकल हिरार्की है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, एक लॉजिकल हिरार्की सिस्टम, जुड़े हुए कैसे हैं, कनेक्टेड कैसे हैं आपस में। और उसके अंदर क्या आता है हमारे पास, डोमेन आता है, जो ये दिखाता है कि लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, मतलब नेटवर्क के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लॉजिकली कैसे जुड़े हुए हैं हमारे, ठीक है। और उसी के अंदर क्या आएगा हमारे पास, OU, जो मैंने बताया था आपको, ये ग्रुपिंग कंटेनर होता है। अभी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेंगे अपन, इस पर आगे बात करेंगे इसके बारे में। FMO जो है वो भी आगे अपन डील करेंगे। ग्लोबल कैटलॉग फास्ट सर्चिंग के लिए बनाया गया, कुछ यूज़र को ढूंढने के लिए। फिर ग्रुप पॉलिसीज, आपने बोला कि तपन सर मेरे पास 1000 सिस्टम्स है, यूजर्स 1000 है मेरे पास, सब में मैं चाह रहा हूँ कि कोई अपना डिफॉल्ट बैकग्राउंड चेंज ना कर सके, कंट्रोल पैनल एक्सेस ना कर सके। तो वो सारे काम जो है ना मैं ग्रुप पॉलिसी पे करता हूँ। अगर वो सारे सारे मेरे एक OU के अंदर है, उस OU के ऊपर अगर मैं एक पॉलिसी अप्लाई करूंगा, तो वो 1000 यूजर के ऊपर अपने आप अप्लाई हो जाएगा। हर एक इंडिविजुअल जाके मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इसने सॉल्व कर दिया। अब अगर मैं समझूँ हाउ डज एक्टिव डायरेक्टरी वर्क, AD जो है ना ये वर्क कैसे करता है, तो देखो यहाँ क्या दे रखा है कि यूजेस कर्ब्रोस फॉर ऑथेंटिकेशन। हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे विंडोज़ के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे, विंडोज़ NTLM और LM। ये प्रोटोकॉल काम कर रहे थे विंडोज़ 7 तक। विंडोज़ 8 के बाद हमने क्या कर दिया, एक नए प्रोटोकॉल को लेकर आए, वो था हमारा कर्ब्रोस। कर्ब्रोस विंडोज़ 8 के बाद सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा। अब ये कर्ब्रोस जो है ना करता क्या, समझते हैं एक बार। KER, भावनाओं को समझना, राइटिंग में मत जाना। इसमें दो चीज़ होती है, यहाँ पे दिखाता हूँ। ऑथ, AUTH, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। और एक होता है हमारे पास दूसरा जो होता है वो टिकट ग्रांटिंग होता है, ठीक है, समझ जाना इसको। तो बेसिकली यहाँ जो कर्ब्रोस है ना, ये दो चीज़ों पे काम करता है। पहली बात तो ऑथेंटिकेट करेगा आपको, सेकंड आपको टिकट ग्रांट करेगा, मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आपको एक्सेस देगा उस सिस्टम पे। और फिर जैसे एक बार वो टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ तो फिर वापस ऑथेंटिकेट कराएगा आपको। तो ये काम चलता है।
जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो कहाँ जाता है हमारे पास NTDS.dit फाइल के अंदर। जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो सारा कहाँ जाता है, इस वाली फाइल में आता है। रेप्लिकेट डेटा अक्रॉस डोमेन कंट्रोल, हमारे पास बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं, DCG से हम बोलते हैं। वहाँ पे डेटा ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। अब समझते हैं हम लोग कि एक्टिव डायरेक्टरी एंड एज्योर इंटीग्रेशन, भाई दोनों का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो हाइब्रिड आइडेंटिटी यूजिंग एज्योर AD कनेक्ट्स। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जो आपके विंडोज सर्वर 2022 के अंदर अभी ऑप्शन आ रहे हैं हाइब्रिड का, तो वो क्या यूज़ करते हैं, एज्योर का AD कनेक्ट, या फिर यूजफुल फॉर सिंक्रोनाइजिंग यूजर्स टू माइक्रोसॉफ्ट 365। और ये यूजफुल है किसके लिए, अगर आपको अपने अपने यूजर्स को जो माइक्रोसॉफ्ट 365 पर रजिस्टर है उनको सिंक्रोनाइज करना है, तो उस कंडीशन में भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। साथ में ये सपोर्ट करता है मॉडर्न क्लाउड एनवायरनमेंट, जैसे अजोर हो गया आपका, AWS हो गया, तो उसके अंदर भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज इसने ला के दिया है। अब अगर मैं समझो बेनिफिट्स क्या है, भाई मेरा मन नहीं कर रहा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ करने का, तो कुछ मुझे बताओ कि ऐसे बेनिफिट्स जो मेरे एज एन IT एडमिन यूज़ आते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन। भाई पहले क्या हो रहा था, हर कंप्यूटर में जाके मुझे पासवर्ड्स वगैरह चेंज करने पड़ रहे थे। हर कंप्यूटर में जाके मुझे क्या करना पड़ रहा था, अकाउंट क्रिएट करना पड़ रहा था। अगर वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है तो मुझे उसकी सिस्टम पे जाके वो पासवर्ड कोड चेंज करना पड़ेगा। अब ये चीज़ को हमने रिमूव कर दिया, हम लोग लेकर आए एक्टिव डायरेक्टरी। कर क्या रहा है ये सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन कर रहा है। तो वहीं पे यूज़र आपने क्रिएट करा और वहीं पे आप यूज़र को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, टेम्परेरी बैन कर सकते हैं। कंट्रोल दे दिया आपको यहाँ पे। कंट्रोल क्या दिया, सिक्योरिटी कंट्रोल। मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपना वॉलपेपर चेंज ना करे, कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि उसके USB का पोर्ट ओपन ना हो, कर सकते हैं आप। मैं चाहता हूँ कंट्रोल पैनल ओपन ना हो। इस टाइप का कंट्रोल जो है ना बेसिकली एक सर्वर बैठे बैठे उसने आपको अलाउ कर दिया। सिक्योरिटी बेटर हो गई, अब आपको हर सिस्टम में जाके मैनेज करने की जरूरत नहीं, एक सिस्टम से मैनेज करो, सारा एक बार में हो रहा है। ईजियर टू मैनेज लार्ज नेटवर्क, स्पेशली क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरप्राइज लेवल को देखा। यार एक ह्यूमन जो होता है ना, नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है, वो कितना ही लाइसेंस कॉस्ट दे देगा आपको, पर अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप अपना लाइसेंस बेच रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट को बेनिफिट था किससे, एंटरप्राइजेस से। तो उसने इसके लिए सोचा कि बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए मैं एक क्यों ना सर्विस बना दूँ, जिसे बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। अब अगर आप देखोगे इसके बेनिफिट जो है ना यहाँ पे भी बहुत है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट, यूजर की आइडेंटिटी मैनेज कर सकते हो आप। AD का मैनेजमेंट मिल जाएगा आपको। डेटा को माइग्रेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं अपन, क्लाउड का यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं अपन इसके ऊपर। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के। कॉमन यूज केसेस की बात करूँ तो मैं पहला जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि मैनेज करना मेरे यूजर्स अकाउंट को। नेटवर्क में बहुत सारे यूजर्स है, इनको मैं एक सेंट्रल सर्वर के थ्रू मैनेज कर पा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है तो वहाँ पे काम आ जाएगा। सिक्योरिटी एनफोर्समेंट, अगर मुझे कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है, कोई पॉलिसी बना के बस आपको अलाउ करना है, पॉलिसी बना के वहाँ पे सबमिट कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है ना वो उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको, यूज़ केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे हम लोग AD का यूज़ करते हैं। अब आपने बोला कि यार कंक्लूजन समझते हैं कि ना भाई ये जो AD है ना ये क्यों यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ऐसा यूज़ करने के लिए। तो बता दूं मैं आपको कि जो AD है ना सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है, क्योंकि आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा, दोनों में अंतर क्या है, नॉर्मल विंडोज़ और सर्वर विंडोज़ में दोनों में अंतर क्या है ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। और AD जो है ना ये एक वाइटल पार्ट है हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो डजेंट मैटर कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, IT के हैं कि नहीं, या फिर IT, या फिर आप IT के दूसरे में सिक्योरिटी के अंदर है, या फिर मान लो कि आप सर्वर में है, किसी से भी हैं, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात अगर मैं बात करूँ कि अजोर का एक्टिव डायरेक्टरी का मार्केट प्लेस थोड़ा पुराना है, लेटेस्ट नहीं है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 12.8 मिलियन तो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, इवन 950 मिलियन यूजर्स जो है ना वो रजिस्टर्ड है इस प्लेटफॉर्म। 272K थर्ड पार्टी एप्स है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। 56,000 जो है ना वो क्या है, पेड आपके एज्योर AD EMS कस्टमर्स है ऑलरेडी। तो अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है ना 90% जो है ना फॉर्च्यून 500 वो इसको यूज़ करती है। एक बड़ा मार्केट शेयर देखो ना तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के पास। अब क्यों है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑलमोस्ट हर जगह बाउंड करता है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो बेसिक अगर सबसे ईजिएस्ट चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ले लो, लाइसेंस लगता है उसमें। अगर आपको ऑफिस की फाइल चलानी है तो MS ऑफिस ले लो, वो आपको देगा। क्लाउड चाहिए तो आप हमारा माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड ले लो। ईमेल चाहिए तो आउटलुक सर्विस ले लो। पूरा बंडल चाहिए ऑफिस 365 ले लो आप, ठीक है ना। अगर आपको इसके इसके सर्वर्स क्रिएट करने हैं अजोर ले लो आप। अगर आपको इनकी लॉग मॉनिटरिंग करनी है सेंटिनल ले लो आप। देखिए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट हर जगह ही है, ठीक है। इसी वजह से इसको प्रायोरिटी दी जाती है। अब समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है।
कैसे पता चलेगा तमन भाई कि मैं कौन से सिस्टम के अंदर हूँ और मेरा सर्वर जो है ना वो कैसे एक नॉर्मल सिस्टम से डिफर करता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब देखिए अगर मैं अभी यहाँ पे लॉगिन करने वाला हूँ, ये एक मेरा नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है। और वहीं अगर मैं एक सर्वर में लॉगिन करूँ, ये मेरा विंडोज 10 जो मैंने अभी दिखाया आपको, अब मैं विंडोज सर्वर में लॉगिन कर रहा हूँ। 2022 जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वही मैं दिखा रहा हूँ। इस सीरीज के अंदर मैं 2022 पे करने वाला हूँ, ताकि आप लेटेस्ट रहें चीज़ों को लेके, मतलब पुराने वाले सर्वर को नहीं दिखाने वाला। अलावा ठीक है, तो अगर आप देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, सेम ही तो लग रहा है। हमें दिख रहा है यहाँ खिड़की उधर खिड़की नहीं है। काफ़ी लेट नाइट शूट कर रहा हूँ मैं इस वाली वीडियो को। अगर आप देखेंगे तो अंतर तो नहीं, यहाँ पे आपको चील के हुए नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर आपको विंडो नज़र आ रहा है, तो ये अंतर नहीं है। दोनों में अंतर क्या होता है कि जब आप विंडोज़ में जाएंगे तो यहाँ पे एक सर्वर मैनेजर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और नहीं है आपको। यहाँ पे आपको सर्वर मैनेजर अगर मैं सर्च करूँ, नहीं है। वहीं अगर मैं यहाँ सर्च करूँ, ये सर्वर मैनेजर में बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसको आप होस्ट कर सकते हैं, जैसे HTTP, DNS, FTP, प्रिंटर, एक्टिव डायरेक्टरी, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं इसके अंदर। वो सब आप यहाँ से आराम से मैनेज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड करना चाहो टूल्स के थ्रू, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे धीरे धीरे मेरे सर्वर जो लोड हो रहा है, दिख रहा होगा ऊपर की तरफ। तो जो सर्वर है बनाया गया है ताकि आप नेटवर्क पर सर्विसेज को होस्ट कर सकें, सर्विसेज ऑफर कर सकें कस्टमर्स को। अब वो कस्टमर कौन है आपके, विंडोज़ हो सकता है, मैक हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। तो ऐसे आपको आपको एक जो डिफरेंस है वो क्रिएट नज़र आ जाएगा। विंडोज़ सर्वर के अंदर आपको सर्वर दिखेगा, ठीक है ना, सर्वर मैनेजर दिखेगा, आपको विंडोज़ 10 में वो नहीं दिखेगा। तो मतलब कि जो विंडोज़ 10 है वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्विस को अवेल करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए बनाया गया है। और विंडोज सर्वर जो है ये क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका पर्पस क्या है कि कोई भी सर्विसेज को ऑफर करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे सर्विस में होस्ट करूँ और आपको सर्विस ऑफर करूँ, उसके लिए इसको बनाया गया है। तो आई होप आपको ये जो फंडामेंटल है, बेसिक पार्ट जो क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं कैसे सर्वर को इंस्टॉल करना है और फिर कैसे सारी कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाइयों से कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी वीडियोज़ मिलेगी। और भी मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। जैसे अभी मैं एक नया ड्रोन लेकर आया हूँ, ठीक है, हाँ, दिख रहा होगा मैं नया ड्रोन लेकर आया हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है कि ड्रोन कैसे वर्क करता है, क्या ड्रोन को हैक करा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, और मैं ड्रोन को हैक करके दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा, जानेंगे हमारे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। जो लोग आईटी से बिलोंग करते हैं उनको प्लीज़ ये वीडियो जरूर भेजना, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। उनको रिक्वेस्ट करना सब्सक्राइब करने के लिए। और कंटेंट कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। आपका जो भी क्वेश्चन है एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड, आने वाली वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ अपना कमेंट में डाल देना, ताकि उन क्वेश्चन का मैं बहुत डिटेल में आंसर दे पाऊँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।